So, unfortunately for two-factor theories, its cycles in avoidant responding has almost never been observed. अवॉइडेंस बिहेवियर काफ़ी रेसिस्टेंट होता है एक्सटिंक्शन की तरफ. इस पे सोलोमन एंड वाइने ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डॉग को देखा कि सेवरल 100 ट्रायल्स के बावजूद भी विदाउट रिसीविंग अ शॉक वो डॉग जो है वो रिस्पॉन्ड करता रहा, और रिस्पॉन्स लेटेंसीज जो हैं वो कंटिन्यू होती रही, डिक्रीज़ होती रही ड्यूरिंग दिस ट्रायल्स, इवन दो कभी भी उसको शॉक रिसीव नहीं किया था डॉग ने. नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ अवॉइडेंस रिस्पॉन्स वाज इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग. अवॉइडेंस रिस्पॉन्स का स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज ही हो रहा था, डिक्रीज नहीं हो रहा था ड्यूरिंग दिस शॉक फ्री ट्रायल. तो ये फाइंडिंग्स जो हैं सोलोमन एंड वाइने ने आगे अटेम्प्ट किया टू डील विद दिस रिजल्ट बाय प्रपोजिंग the notion of two other things, like one is called conservation of anxiety, दूसरी को बोला partial irreversibility. So by conservation of anxiety, Solomon and Waine ने postulate किया that if response latencies become very short, as they often do in an avoidance task, तो avoidance response may occur बिफोर द फियर रिस्पॉन्स. अगर रिस्पॉन्स लेटेंसीज इतनी शॉर्ट बन गई कि अवॉइडेंस टास्क होने से पहले ही, शॉक आने से पहले ही वो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स कर रहा है, तो दिस अवॉइडेंस रिस्पॉन्स ऑफन अकर्स बिफोर द फियर रिस्पॉन्स. अगर फियर रिस्पॉन्स अकर नहीं होता, देन दिस सजेस्टेड दैट देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर इट टू बी एक्सटिंग्विश. कि फियर रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा है तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है ना उसके लिए एक्सटिंग्विश होने की. सो इन द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल इरिवर्सिबिलिटी उन्होंने कहा कि क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व करती है एक एक्सट्रीमली इंटेंस और ट्रॉमेटिक यूएस जहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ फियर इम्पॉसिबल है. विद दिस टू प्रिंसिपल्स दे फेल्ट दैट दे कुड अकाउंट फॉर परसिस्टेंस ऑफ अवॉइडेंस रिस्पॉन्डिंग. However, from a scientific point of view, post hoc explanation of unexpected results are never very convincing. And psychologists ये मानना है कि स्लो एक्सटिंक्शन ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर एज एविडेंस नॉट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंग्जाइटी एंड वीकनेस है. यहाँ पर ये प्रॉब्लम लेके आती है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है ये जो भी उन्होंने दो ऑल्टरनेटिव्स बताए. तो सिंस इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस थियोरी में, दैट्स वाई वन फैक्टर थियोरी दी गई इसके बाद. सो वन फैक्टर थ्योरी, टू पुट सिंपली, वन फैक्टर थ्योरी ये कहती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ही वो कंपोनेंट है जो इट स्टेट्स दैट क्लासिकल कंडीशनिंग कंपोनेंट ऑफ टू फैक्टर थ्योरी इट्स नॉट नेसेसरी. देयर इज़ नो नीड टू एज्यूम कि फियर रिडक्शन एक रीइंफोर्सर है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स का. हमें ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि फियर रिडक्शन जो है वो एक रीइंफोर्सर है. फियर का कम होना एक रीइंफोर्सर है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स के लिए, इसको लेना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये क्या कहते हैं, टू फैक्टर थ्योरी तो कहती है कि अवॉइडेंस ऑफ शॉक जो है इट कैन इटसेल्फ सर्व एज अ रीइंफोर्सर, है ना. लेकिन वन फैक्टर थ्योरी ये नहीं कहती है कि फियर, ये मानती है कि शॉक की अवॉइडेंस ही रीइंफोर्सर है, ना कि फियर की रिडक्शन. ठीक है, तो हर्नस्टाइन ने डिस्क्राइब किया some of the major pieces of evidence for one factor theory, which largely consisted of experiments जहाँ पर there is no signal for shock and no potential CS to become fear provoking. So experiment of Sidman and Bernstein भी हम पढ़ेंगे among the best known studies जो one factor theory की हैं. The Sidman avoidance task. Murray Sidman developed an avoidance procedure जिसको free operant avoidance कहा जाता है. ठीक है, सिडमन अवॉइडेंस टास्क जिसको फ्री ओपरेंट अवॉइडेंस भी कहा जाता है, इसको हम देखेंगे अब. इस प्रोसीजर में देर इज़ नो सिंगल प्रिसीडिंग शॉक, बट इफ़ सब्जेक्ट मेक्स नो रिस्पॉन्सेज देन शॉक्स अकर एट परफेक्टली रेगुलर इंटरवल्स. फॉर इंस्टेंस, इन वन कंडीशन ऑफ सिडमन्स एक्सपेरिमेंट, रैट को शॉक मिलेगा हर 5 सेकेंड में थ्रू द सेशन अगर वो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स नहीं करता. However, if the rat made an avoidance response, तो next shock जो है वो 30 सेकेंड तक डिले हो जाएगा. ठीक है, now each response postpones the next shock for 30 seconds. इस प्रोसीजर में अगर रैट एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है लार्ज इंटरवल ऑफ शॉक फ्री टाइम को, लाइक बर्स्ट ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव रिस्पॉन्सेज के कारण उसके नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के शॉक आफ्टर द लास्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन मेड वो डिले नहीं होंगे, कंसेक्यूटिवली नहीं कर सकता. He can regularly respond like every
20-25 सेकेंड्स के बाद अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, सो रैट कुड अवॉइड द शॉक्स. तो सिडमैन के रैट्स ने अवॉइड नहीं किए, सारे शॉक्स को तो नहीं वो अवॉइड कर पाए, बट फ्रीक्वेंटली but they did responded frequently enough to avoid those shocks, right? यहाँ पर भी it is evident कि passage of time could also serve as a stimulus because shocks जो हैं वो regular interval पे आ रहे हैं. इससे पिछले चैप्टर में हमने ड्यू के एक्सपेरिमेंट्स को भी देखा on FI schedules. This shows that time in a stimulus can also control an organism's response. For Sidman's experiment, it seems plausible to assume that once a subject was familiar with the procedure, fear might increase as more and more time elapsed without a response. So the animal could associate fear with the stimulus a long time since the last response, and this could remove this stimulus and the associated fear by making a response. Since it is known that the passage of time can control behavior in other contexts, it is difficult to argue with the logic of two-factor theory's explanation. So, to make a stronger case for one-factor theory, we need an experiment जिसमें ना ही कोई external stimulus हो, ना ही कोई observable stimulus हो, such as the passage of time. They might function as a CS for fear. So, next experiment meets this requirement. We'll talk about it. The Bernstein and Heinlein experiment में देखते हैं क्या हुआ. So, the procedure of this experiment was complex, but in a sense, a rat's liver press responses switched the animal from a schedule that delivers shocks at a rapid rate to the one that delivers shocks at a slower rate. ठीक है, rat अगर liver press करता है तो this responding switched the animal from a schedule that delivers shock at a rapid rate to the one that delivers shock at a slower rate. कि एक स्केड्यूल में हमने पहले इसको रखा है जहाँ पर शॉक्स डिलीवर हो रहे रैपिड रेट पे. अगर वो लिवर प्रेस करता है तो दिस स्केड्यूल और डिलीवरिंग ऑफ शॉक विल बी इन अ स्लोअर रेट. नाउ टेक्निकली दिस स्केड्यूल ऑफ shock delivery might be called a random time schedule because the shocks occur at unpredictable time, but probability that a shock might occur in a given 2-second interval was constant on each schedule. ठीक है, ये probability कि shock जो है वो होगा in a given 2-second interval वो constant थी. ठीक है. For example, in one condition, the probability of a shock after each 2-second interval was 0.3 if rat has not recently pressed the liver, but only 0.1 if the rat had recently made a liver press. Clearly, to reduce the number of shocks, the animal should remain on 0.1 schedule as much as possible. A single response switched the animal to the 1 schedule, which remained in effect until by chance a shock finally occurred. Then the animal was switched back to 0.3 schedule where it remained until another liver press occurred.